जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मॉडल पेपर की सीरीज में एक और नया पेपर, जिसमें आपके एग्जाम में बनने वाले कुछ और नए क्वेश्चंस को देखेंगे, रीजनिंग और मैथ्स के कुछ और नए कंसेप्ट को समझेंगे, ताकि आपके एग्जाम की बेहतर और एक रणनीतिक रूप से तैयारी हो सके। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाने का निश्चय किया है? तो इनमें से कौन से दिन को संविधान के हत्या दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा, वो हमको बताना है। तो पहली डेट है 25 जुलाई को, दूसरा ऑप्शन है 25 जून को, तीसरा ऑप्शन है 16 जुलाई को और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 25 जून को। अब 25 जून को संविधान का हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को, वो हमको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर 25 जून को ऐसा क्या हुआ था कि संविधान का हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगा करके, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा करके नागरिकों के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कमी कर दी थी। इसी कारण से इस दिन को संविधान का हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अक्सर जो नई चीजें आती है उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इतनी सारी डिटेल्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव यानी कि सीएससी का 5वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? हमको बताना है कि इनमें से कौन सा देश जो है सीएससी यानी कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य बना है। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है मालदीव, तीसरा ऑप्शन है मॉरिशस और चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। तो हमारे इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बांग्लादेश सीएससी का 5वां मेंबर बना है, 5वां पूर्ण मेंबर बना है सीएससी का। अब बात करते हैं सीएससी के बारे में। तो यह हिंद महासागर क्षेत्र में तो यह हिंद महासागर में सुरक्षा संगठन है। अब हम बात कर लेते हैं 4 अन्य सदस्यों के बारे में जो कि इसके सदस्य हैं। क्योंकि 5वां सदस्य बांग्लादेश है तो 4 अन्य सदस्य है भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया है? यानी कि हमको बताना है कि अशोक नाम की पुष्टि कौन से अभिलेख से होती है। तो पहला ऑप्शन है मस्की गुरजा अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है टोपरा व मेक अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है मानसेरा व शाहबाजगढ़ी अभिलेख और चौथा ऑप्शन है सारनाथ व सांची का अभिलेख। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मस्की और गुरजा अभिलेख में अशोक नाम की पुष्टि होती है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो हमको बताना है कि सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण कौन से राजाओं ने करवाया था। तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, तीसरा ऑप्शन है अशोक ने और चौथा ऑप्शन है हर्ष यानी कि हर्षवर्धन। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और इसी झील का पुनर्निर्माण करवाया, मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन ने। एक गुप्त शासक थे जिनका नाम था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया था और रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि किसी भी तरह
क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। हमको बताना है कि तत्वबोधिनी सभा किसने बनाई थी। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन और फोर्थ ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और कब की गई थी? तो 1839 में राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर के आपने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था। तो हमें बताना है कि सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहाँ से की थी। तो पहला ऑप्शन है बारडोली से, दूसरा ऑप्शन है चंपारण से, तीसरा ऑप्शन है दांडी से और फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और फिर आप आए थे 1915 में भारत में, और उसके बाद में आपने खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद और फिर आते हैं चंपारण। तो वहां पे भी आपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, सत्याग्रह के हथियार का यूज किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, दूसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। अब बात करते हैं 31 दिसंबर के बारे में। तो 31 दिसंबर 1929 का कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और रावी नदी के तट पर। यह भी क्वेश्चन बनता है कि रावी के तट पर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव को पारित किया गया था, यानी कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था और कब पारित किया गया था। तो 31 दिसंबर को 1929 में रावी नदी के तट पर और लाहौर में पारित किया गया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी। और अध्यक्ष कौन थे? और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। और इसी के बाद 26 दिसंबर, इसी दिन के बाद 26 दिसंबर 1930 को फर्स्ट पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, यानी कि पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 दिसंबर 1930 को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि 1947 तक मनाया जाता रहा और आज तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हजारा तथा विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था। हमको बताना है कि इन दोनों मंदिर को किसने बनाया था। तो पहला ऑप्शन है कृष्ण देव राय ने, दूसरा ऑप्शन है हरिहर प्रथम ने, तीसरा ऑप्शन है देवराय प्रथम ने और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कृष्ण देव राय ने, जो कि विजयनगर के शासक थे, ने हजारा तथा विठल स्वामी नामक दोनों मंदिर को बनाया था। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पायस, जो कि पुर्तगाली यात्री था, ने कौन से शासक के समय विजयनगर की यात्रा की थी, या कौन इनमें से कौन सा शासक पायस का समकालीन था। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी। हमको बताना है कि चोल साम्राज्य की
प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीय शासन और चौथा ऑप्शन है सैन्य शासन। तो आप बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्थानीय स्वशासन की विशेषता चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता। और स्थानीय स्वशासन में आ जाता है पंचायतें और नगरपालिका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। केमुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? हमको लोकेशन बतानी है कि केमू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा में, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड में, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर में और चौथा ऑप्शन है मिजोरम में। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मणिपुर में स्थित है केमुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान। तो मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। जो कि पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसी झील के अंदर स्थित है केमुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? हमें बताना है कि महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा राष्ट्रपति पर। तो पहला ऑप्शन है सत्यापित कदाचार के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है संविधान का अतिक्रमण करने पर, तीसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार करने पर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तो अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई काम कर लेता है जो कि संविधान के विरुद्ध में हो तो वहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर नए राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो पाते हैं तो पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पदभार तक काम करेगा। तो दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पदभार तक काम करेंगे, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का काम करेंगे और चौथा ऑप्शन है पद रिक्त हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है फिर भी नए राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो पाते हैं तो पद रिक्त कभी नहीं होता है, यानी कि नए राष्ट्रपति के पदभार तक वर्तमान राष्ट्रपति पद संभालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संघीय सरकार प्रणाली की सरकार के पहला ऑप्शन है 3 स्तर होते हैं केंद्र राज्य और जिला, दूसरा ऑप्शन है 4 स्तर होते हैं केंद्र राज्य जिला और ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 2 स्तर होते हैं केंद्र और राज्य और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि संघीय सरकार प्रणाली की विशेषता कौन सी होती है। तो संघीय सरकार प्रणाली की विशेषता होती है कि 2 स्तर की सरकारें होती हैं। केंद्र स्तर पर तो केंद्र सरकार एक सरकार होती है केंद्र स्तर पर और एक सरकार होती है राज्य स्तर पर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने समय के लिए मंत्री रह सकता है? यानी कि मंत्री बनने के लिए यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है फिर भी उसको मंत्री बनवा दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने उसको मंत्री बना दिया है, तो उसको मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर इनमें से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो हमारा ऑप्शन पहला है 2 माह में, दूसरा ऑप्शन है 3 महीने में, तीसरा ऑप्शन है 6 महीने में और चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि
मैक्सिमम 6 महीने का टाइम मिलता है कि अगर आप बिना लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हुए अगर मंत्री बन गए हैं तो 6 महीने के अंदर आपको इनमें से किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, तभी आप मंत्री पद पर रह सकते हो। अन्यथा अन्यथा आपका पद रिक्त हो जाएगा। अन्यथा आपका पद अन्यथा पद रिक्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। धन विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। हमें बताना है कि धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति यानी कि परमिशन कौन देता है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री जी, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति जी, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति जी और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री जी। तो हमारी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धन विधेयक जो होते हैं राष्ट्रपति की परमिशन से ही लाए जाते हैं, यानी कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की परमिशन से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की संचित निधि किसके अधिकार में रहती है। हमको बताना है कि किसी राज्य की जो संचित निधि होती है स्टेट की, वो किसके अधिकार क्षेत्र में होती है। तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री जी के, दूसरा ऑप्शन है विधानमंडल के, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल के, यहाँ पे होगा राज्यपाल के, और चौथा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किसी भी स्टेट की जो संचित नीति है वो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होती है। अगर संचित निधि से कोई भी धन निकालना होता है तो उसके लिए जरूरी है कि राज्यपाल की परमिशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है। हमको बताना है कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति जी, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जी, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी आयोजित करते हैं। अब बात करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया जाता है। तो केवल सामान्य विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बाकी धन विधेयक और संविधान में संशोधन वाले विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि धन विधेयक और संविधान में संशोधन वाले विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कोसी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। हमें बताना है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। तो पहला ऑप्शन है आपका गोसाई धाम, दूसरा ऑप्शन है गढ़वाल पहाड़ियों से, तीसरा ऑप्शन है धौलागिरी नेपाल से और चौथा ऑप्शन है अमरकंटक से। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि गोसाई धाम तिब्बत से उद्गम होता है कोसी नदी का और उसके बाद में ये भारत में प्रवेश करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमको दे रखा है 10 से 11 बना, 11 से 9, 9 से 12, 12 से 8 और 8 से 13 बना और आगे हमको एक रिक्त स्थान दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सा अंक आने वाला है वो हमको निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये सीरीज कैसे बनी है। तो देखिए जब आप 10 में प्लस का 1 ऐड करोगे तो आपके पास में 11 बनेगा, 11 माइनस 2 करोगे तो आपके पास में 9 आएगा, 9 में प्लस का 3 करोगे तो आपके पास में आएगा 12, 12 माइनस 4 करोगे तो आपके पास में आएगा 8, 8 में प्लस आप 5 करोगे तो आपके पास में बनेगा 13। अब की बार हमको 13 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 2 को माइनस किया, उसके बाद में 4 को माइनस किया, अब की बार हमको 6 को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 माइनस 6 यानी कि
7 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सीरीज के क्वेश्चन करने से पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि वह सीरीज किस प्रकार से बनी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमको दे रखा है 1 से बना 2, 2 से बना 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 18 बना है। उसके बाद हमें एक रिक्त स्थान दे रखा है और यहाँ पे कौन सा अंक आएगा वो हमको निकालना है, और उसके बाद में 54 आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अंक आएगा वो हमको निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यह सीरीज किस प्रकार से बनी है। तो देखिए, एक को जब आप 2 से गुणा करवाओगे तो आपके पास में आएगा 2, 2 को 3/2 से आप गुणा करवाओगे तो आपके पास में आएगा 3, 3 को 2 से गुणा करवाओगे तो आपके पास में बनेगा 6, और 6 को 3/2 से गुणा करवाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 9। उसके बाद में 9 से 18 कैसे बना होगा, तो 9 इंटू 2 करोगे तो आपके पास में आएगा 18। अब की बार हमें क्या करवाना है, 18 को 3/2 से गुणा करवाना है, तो हमारे पास में आ जाएगा 27 यानी कि 27। और 27 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 54, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 27 कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है और ऐसे आपको करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अशोक को BUKSP लिखा जाता है तो राकेश को क्या लिखा जाएगा। हमको बताना है कि जिस प्रकार से अशोक से ये वाला शब्द बना है उसी प्रकार से राकेश से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए अशोक, यानी कि ASHOK। उससे बना है ये वाला शब्द, यानी कि ए से तो बना है B, एस से बना है U, H से बना है K, O से बना है S और K से बना है P। उसी तरह से हमको बनाना है राकेश का, तो राकेश को यहाँ पे लिखिए RAKESH। अब हमको बताना है कि ए से बी कैसे बना होगा। तो ए में अगर आप +1 ऐड करोगे तो आपके पास में बी आ जाएगा। एस में अगर आप +2 ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा यू। चलिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा का जैसा ये क्वेश्चन है, यानी कि किसी कोड में फॉर्म को ERQP लिखा जाता है तो उसी कोड में क्लीन को क्या लिखा जाएगा। हमको बताना है कि क्लीन को कैसे, या क्लीन से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म लिखिए, यानी कि FORM को यहाँ पे लिखिए, क्लीन को यहाँ पे लिखिए, यानी कि CLEAN। अब हमें बनाना है कि F से तो बना है E, O से बना है R, R से बना है Q और M से बना है P। तो देखते हैं कि F से E कैसे बनेगा। तो F में से आप -1 करो, आपके पास में E आएगा।
ओ में जब आप प्लस का 3 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा आर, यानी कि ओ, पी, क्यू और आर, यानी कि प्लस का 3 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में आर से क्यू कैसे बनेगा, तो माइनस का 1 करोगे, यानी कि क्यू के बाद आर आता है, यानी कि माइनस का 1 करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर प्लस का 3 करना पड़ेगा ऐड, तो आपके पास में पी बनेगा। तो वैसा संबंध हमको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले माइनस का 1 करना है, उसके बाद में प्लस 3 करना है। तो माइनस 1 करना है, प्लस 3 करना है, माइनस 1 करना है, प्लस 3 करना है, उसके बाद में वापस से माइनस 1 करना है। तो देखिए सी में से अगर माइनस 1 करोगे तो आपके पास में बनेगा बी। एल में जब आप प्लस का 3 करोगे तो आपके पास में आएगा ओ। ई में माइनस 1 करोगे तो आपके पास में आएगा डी। डी के बाद ई आता है, तो माइनस 1 के बाद तो डी। और ए में अगर आप प्लस 3 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा डी। और एन में माइनस 1 करोगे तो आपके पास में आएगा एम, यानी कि एम के बाद एन आता है, यानी कि माइनस का 1 करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बना बी ओ डी डी एम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सीरीज का निर्माण, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोड कैसे बना है, उसके बाद आपको सवाल को हल करना है ताकि आपका सवाल परफेक्ट हो। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन नंबर 23। विनोद अपने मकान से रोज सुबह दौड़ने जाता है। वह 200 मीटर उत्तर तथा फिर 200 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। उसे अपने घर लौटने के लिए सीधे किस दिशा में जाना चाहिए? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि विनोद यहाँ पे है। विनोद अपने मकान से रोज सुबह दौड़ने जाता है। वह 200 मीटर उत्तर, यानी कि उत्तर दिशा ये वाली, तो इस तरफ आएगा उत्तर की दिशा, और उधर वह दौड़ता है 200 मीटर, राइट। फिर 200 मीटर पूर्व की दिशा में दौड़ता है, यानी कि पूर्व की दिशा ये वाली है, तो यहाँ पर दौड़ता है वह 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर दौड़ने के बाद वह यहाँ पे पहुंचेगा। अब हमें बताना है कि उसे वापस घर लौटने, तो इसका घर यहाँ पे है, उसका घर यहाँ पे है, तो वापस लौटने के लिए उसे कौन सी दिशा में दौड़ना पड़ेगा? सीधे। तो सीधी दिशा तो ये वाली हुई, और ये कौन सी दिशा होती है? तो ये वाली दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये वाली जो दिशा होती है ये होती है पश्चिम और ये होती है दक्षिण। तो ये वाली दिशा हो जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हमको दे रखा है स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन के बाद गुरुवार पड़ता है, तो अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, यानी कि कौन सा वार होगा, वो हमको निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप विषम दिन निकालिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, 15 अगस्त के 10वें दिन, 10 दिन के बाद की अगर बात करेंगे तो हमें बात करनी है 26वें दिन की। तो 15 में 10 आप ऐड करोगे तो 10 दिन के बाद की बात हो रही है, यानी कि 26वें दिन हमारा वार होगा, वो होगा गुरुवार। अब हमें निकालना है कि अब अगले महीने की जो अंतिम तारीख होगी तो उस दिन कौन सा वार होगा। तो अगस्त में दिन होते हैं 31, अगस्त के टोटल दिन होते हैं 31, उसमें से 26 चले गए तो हमारे पास में विषम दिन कितने कितने बचे? तो वो बचेंगे 5। ठीक, तो 5 विषम दिन तो वो बचे हमारे अगस्त के। अगले महीने में हमको जाना है अंतिम तारीख तक, और अगले महीने की बात करेंगे तो अगला महीना आएगा सितंबर, अगला महीना आएगा सितंबर। और सितंबर में कुल दिनों की संख्या होती है वो होती है 30, यानी कि हमारे पास टोटल दिन बने वो है 5 दिन तो ये, और सितंबर में 30 दिन, तो हमारे पास में आंसर होगा 35। और 35 में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर बनेगा, यानी कि 0। तो अगले महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में 0 बचा, तो कोई विषम दिन, यानी कि वो दिन होगा, यानी कि गुरुवार का गुरुवार होगा। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गुरुवार। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कह सकता है। अगर 10 दिन के बाद की बात करें तो 26वें दिन की बात करनी है हमें, और अगर 10वें दिन की बात करें तो 25वें दिन की बात करनी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
तुषार और धीरज की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:3 है। अगर उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा वो हमको निकालना है। तो देखिए 6 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग कितने होने वाला है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना होता है। तो हमको दे रखा है तुषार हमको दे रखा है तुषार और धीरज की आयु का अनुपात है 4:3। तो इस तरीके से लिखना है। और हमको दे रखा है उनकी आयु का अंतर कितना है। उनकी आयु के अंतर की अगर बात करेंगे तो वो है 6 वर्ष यानी कि 6 ईयर्स। अब हमें निकालना है कि अनुपातों का अंतर कितना है। तो तुषार माइनस धीरज की आयु के अनुपात निकालोगे आप तो 4 - 3 यानी कि आपके पास में बनेगा 1। तो आपके पास में बनेगा 1। और अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि तुषार की आयु कितनी है और धीरज की आयु कितनी है। तो तुषार की आयु यहाँ से हो जाएगी 4/1 इंटू 6। तो आपके पास में आंसर आएगा 24 ईयर। ये किसकी आयु है, यह है तुषार की आयु। अब हमें निकालना है कि धीरज की आयु कितनी होगी। तो धीरज की आयु कैसे निकाली जाती है, सेम तरीके से यानी कि 3/1 इंटू आपको करना है 6 को। तो आपके पास में आंसर बनेगा 18 वर्ष। तो आपके पास में आंसर बनेगा 18 वर्ष। तो धीरज की आयु तुषार की आयु थी 24 वर्ष, धीरज की आयु है 18 वर्ष। अब हमें निकालना है कि 6 वर्ष के बाद में तुषार की आयु कितनी होगी और 6 वर्ष के बाद में धीरज की आयु कितनी होगी। तो तुषार की आयु हो जाएगी 24 में आप 6 को ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 30 प्लस अगर धीरज की आयु की बात करेंगे 6 वर्ष के बाद में तो 18 में जब आप 6 को ऐड करोगे तो 24। और हमें निकालना है कि 6 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग। तो 30 और 24 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर बनेगा 54 यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 54 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं उनको किया जाता है।